गुजारिश ये है कि जो मौजू आपने चुना है बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरा ख्याल ये है कि दहशत गर्दी के बारे में या अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में यहाँ खुलकर बहस नहीं होती. हमारी जो अफ़गान पॉलिसी है, ज़ाहिर है आपको पता है, वो पार्लियामेंट में नहीं बनती, फॉरेन मिनिस्ट्री में नहीं बनती, बल्कि वो ऐसे इदारों में बनती है जो नज़र नहीं आती या नज़र नहीं आना चाहते. तो सारी बात यही है कि जनरल ज़ियाउल हक का जो कू था उसने पाकिस्तान को डिरेल किया, पाकिस्तान पट्टी से उतर गया. वो पाकिस्तान जो जाना जाता था अपने अच्छे कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप में और बाकी दुनिया में, वो इंतहापसंदी और टेररिज्म के लिए पहचाना जाने लगा. ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और हमारे एथॉस तब्दील हुए, हमारा निसाब तब्दील हुआ. और आपने देखा कि डॉलर और पेट्रो डॉलर अफ़गान जंग के लिए आए. दीनी मदरसे यहाँ पर सदियों से थे, वो कोई मसला नहीं था. लेकिन ये जो नए किस्म के मदरसे आए, जो पेट्रो डॉलर खसूसन, ये इंतहापसंद नज़रियात लेके आए और ब्रेन वाशिंग हुई और आपने देखा लाखों लोग इस जंग में शामिल हुए. तो उसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें दहशतगर्दी की बुनियादी वजह हमारी अफ़गान पॉलिसी थी, पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी थी. और उसमें बुनियादी बात ये थी कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी आखिरी किताब में लिखा था, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, जो उन्होंने अडियाला जेल में फांसी हो जाने से पहले लिखी थी और जिसमें उन्होंने फ्रैंकली बातें की थी. उन्होंने कहा था कि जैसे प्रुशिया का मसला था कि उन्होंने नेपोलियनिक वार्स के लिए एक बड़ी फ़ौज बनाई थी, फिर जब नेपोलियन भी मर गया, वो जंगें ख़त्म हुई, तो फिर उनको ये पता नहीं था कि अब क्या करें इस बड़ी फ़ौज का. तो वो कहते हैं प्रुशिया के सामने 3 रास्ते थे. पहला था एक्सपेंशन, मुल्क को बड़ा करें ताकि एक बड़ी फ़ौज को एफोर्ड कर सके. दूसरा था रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, ताकि वो एफोर्डेबल हो. तीसरा ये था कि टू कीप द स्टेटस को, लेटिंग द कंट्री क्रम्बल अंडर द बर्डन ऑफ ए बिग आर्मी. वो कहते हैं कि प्रुशियंस ने पहला ऑप्शन किया, यानी उन्होंने मुल्क बढ़ाया जर्मनी 1871 में, और वो उनका मसला हल. भुट्टो कहते हैं हमारा भी यही मसला है, लेकिन 1971 में हमारा मुल्क टूट गया. बजाय इसके कि हम मुल्क बड़ा करते, हमारा मुल्क छोटा हो गया एंड आवर प्रॉब्लम गॉट एग्रेवेटेड. ये असल में नुक्ता है जिस पर यहाँ बात नहीं होती. लेकिन हकीकत ये है कि हमारी अफ़गान पॉलिसी स्ट्रेटिजिक डेप्थ क्या है. स्ट्रेटिजिक डेप्थ बेसिकली अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की या अफ़गानिस्तान को अपने ज़ेर नगीन लाने की पॉलिसी है. और ये ग्रैंड जो वेस्टर्न स्ट्रेटजी थी, जो अमेरिका की जंग थी, उसमें हमने एक स्ट्रेटजी फिट करवाई और मुल्क को नुकसान हुआ. लेकिन आपने देखा जनरल ज़ियाउल हक की फैमिली डॉलरों में बिलियनियर्स बने, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की फैमिली और लोगों की फैमिलियाँ, इन्होंने कमाया, पैसा भी कमाया और फ़ायदे भी उठाए. तो गुजारिश ये कि ये जो पॉलिसी थी, इसमें पहले इन्होंने मुजाहिदीन को लॉन्च किया, मुजाहिदीन कामयाब नहीं हुए. फिर आया प्रोजेक्ट तालिबान, तालिबानाइजेशन. ये बिल्कुल एक प्रोजेक्ट है, मेरे रिसर्च से साबित कर सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का. इन्होंने देखिए, ये जब तालिबान अफ़गानिस्तान में गए तो 1996 में, तो इनका किरदार बिल्कुल सामने आया. ये बेसिकली एक डिमोलिशन स्क्वाड है. इट वाज लेट लूज इन अफगानिस्तान टू डिमोलिश इट बिट बाय बिट, ब्रिक बाय ब्रिक, लिम्ब बाय लिम्ब, और इधर की पश्तूनों को भी डीकंस्ट्रक्ट करने की. तालिबान बेसिकली एक एंटी पश्तून प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब पश्तूनों को डीकंस्ट्रक्ट करना है, उनके आइडेंटिटी को डीकंस्ट्रक्ट करना है. सिर्फ फौजी बात नहीं है. आप देखें, तालिबान जब गए 1996 में, काबुल सितंबर 1996 में वो गए, उन्होंने चंद बड़े काम क्या किए. पहला काम उन्होंने किया कि उन्हें रेडियो काबुल का नाम बदला, इट बिकेम वॉइस ऑफ शरिया. इस्लामाबाद रेडियो का यह नाम नहीं है, तेहरान रेडियो का भी नहीं है, लेकिन काबुल रेडियो बिकेम वॉइस ऑफ शरिया. उन्होंने अफगान नेशनल फ्लैग को बैन किया, उन्होंने अफगान नेशनल एंथम को बैन किया. आपको हुकूमत से झगड़ा है, आपको उससे फ्लैग से क्या झगड़ा है. लेकिन उन्होंने नवरोज़ को बैन किया, 5000 ईयर्स ओल्ड फेस्टिवल. उन्होंने जिरगा पर पाबंदी लगाई. उन्होंने कहा जिरगे नहीं हो सकते, शरीयत में जिरगे नहीं होते. उन्होंने डॉक्टर नजीबुल्लाह को कत्ल किया, जिसने अमन के लिए कुर्सी छोड़ी, सब कुछ कुर्बान किया, सब चीज़ के एहतियात था, उसको उन्होंने कत्ल किया. बुद्धा के मुजस्मे को उन्होंने मारा, इसलिए कि वो एक मॉन्यूमेंट था, एक नेशनल, जिससे अफगानियत टपकती थी. तो हर वो चीज़ जो उस पर वार किया गया, और ये इत्तेफाक नहीं था. इसलिए कि जो हमारी आइडेंटिटी थी 1000 साल की, महमूद अफ गजना के बाद हम मुसलमान हुए, उसके बाद अब अफ़गान मुसलमान या पश्तून मुसलमान हमारी आइडेंटिटी थी. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुसलमान हिस्से को एग्जिजरेट किया, नॉट फॉर द लव ऑफ इस्लाम, लेकिन वो पश्तून या अफ़गान हिस्से को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने किया. और आपने देखा कि तालिबान एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है उस पॉलिसी को नाफिज करने का, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी है. यहाँ पर टाइटल में था कि क्या दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया है.
कल हमारे सूबे में 7 बड़े वाकयात दहशत गर्दी के हुए हैं, हमारा मीडिया नहीं रिपोर्ट करता। 2 बुजुर्ग बाजौड़ में मारे गए, 6 आदमी हंगू में मारे गए, 1 आदमी मीरानशाह में जख्मी हुआ, 2 हमले ग्रेनेड के वाना में हुए, ये कल की बात है, लास्ट 24 आवर्स, और 1 आलिम जो था बलूचिस्तान के चमन शहर में कल मारा गया। और ये टेररिस्टों ने, सारे टेररिस्टों किया। तो ये क्या है? ये तालिबानाइजेशन है बेसिकली, जो सरहद की दोनों तरफ। और यहाँ आपने देखा, अगर बहुत से लोग कहते हैं जी तालिबान पश्तून है और इसलिए हम उनकी हिमायत करते हैं, यहाँ उनका सबसे बड़ा निशाना पश्तून नेशनलिस्ट है। ANP के 1000 से ज़्यादा कारकुन मारे गए, 1000 से ज़्यादा कारकुन। ये इत्तेफाक है। 2 बातें मैं पूछना चाहता हूँ। पहली बात है कि क्यों चुनते हैं अपना निशाना पश्तून नेशनलिस्टों का, अगर वो पश्तून है? दूसरी बात यह है कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है, रियासत कहाँ है, हम पूछना चाहते हैं। ये फाटा आप कहते हैं कि PTM क्यों बनी है? ये फाटा को आपने 12 साल टेररिस्टों के हवाले किया। 2002 से 2014 तक फाटा पर टेररिस्टों की हुकूमत रही। नॉर्थ वजीरिस्तान उसका कैपिटल था, लेकिन ये सारे फाटा में रही। और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई इसको कहे, मैं उसके साथ मुनाजरा करने को तैयार हूँ, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि यहाँ पर एक टेररिस्ट स्टेट थी जिसने कबाइल को कत्ल किया, तहतीक किया, रियासत ने उनका पूछा नहीं। फिर 2014 में जंग हुई, ज़रब-ए-आज़म। कौन सी ज़रब-ए-आज़म? कैसी जंग? आप मिरली और मीरानशाह के बाजार अगर देखते, गजा के बाजारों से उनकी हालत बदतर थी। बाजारों को लूटा गया, एक माचिस दुकानों में नहीं पड़ी रही, घरों का सामान लूटा गया। और जब लोगों ने एहतजाज करना चाहा, आप कहते हैं वो गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है, वो अपने दर्द का इजहार भी नहीं करेंगे। हमारी सियासी पार्टियां भी, यानी मेरी पार्टी में सब पार्टियों की भी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने भी तो आपको निकाल दिया। मैंने यही उनसे भी यही कहा कि जो PTM के जवान हैं, ये एक तरह से उस दर्द का इजहार कर रहे हैं जो उन पर गुजरी है, और ये उनका राइट है, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरा ये ख्याल है कि बड़ी अहम बात होगी पाकिस्तानी रियासत के लिए कि एक ट्रूथ कमीशन बनाए, ट्रूथ कमीशन जो जायजा ले, जो बताए कि क्या हुआ है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, जो हुआ है वो सामने लाया जाए, जो भी है। अगर मुझे आप पकड़े, मुझसे शुरू करें, लेकिन तहकीक करें। आप कलीन की चीज़ों को दबाना चाहते हैं। हम कहते हैं, ये देखें ना, ये कल ये जो हमारे 2 MNAs रिहा हुए हैं, ये क्या हुआ? खड़कमर में क्या हुआ? खड़कमर में वो जा रहे थे, उनका इस्तकबाल हो रहा था, उनके गले में हाथ डाले जा रहे थे, पीछे से सिक्योरिटी वालों ने फायरिंग की, 13 आदमी मारे गए और 24 आदमी जख्मी हुए। और उनका मुकदमा उन MNAs पे बना। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हुकूमत ने उन मुर्दा जो लोग मारे गए थे उनको पैसे दिए, 25 लाख रुपया, एक जो हर आदमी मर गया था उसको दिए, 10 लाख रुपया उन्हें जख्मियों को दिए। खून बहा जो देते हैं वो तो कत्ल को कबूल कर लेते हैं ना। आपने वो किया और मुकदमा चलाया उससे। तो गुजारिश ये है कि ये बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं। मेरा ये ख्याल है कि ट्रूथ कमीशन बनने से ये कोई इंतकाम के लिए बात नहीं है, लेकिन ये क्लोजर तब आएगा। क्लोजर अगर आप दबाएंगे तो एलिनेशन बढ़ेगा और जोर से ज़बरदस्ती से मुल्क नहीं चलते। रिपब्लिक अगर मोदी कश्मीर में ये करता है गलत करता है, अगर पाकिस्तान ये बलूचिस्तान में या फाटा में करता है तो गलत करता है, ये नहीं चलेगा। जी अफराज साहब, अफराज साहब खटक ने तो जिस तरह अपना क्या मतलब